नमस्कार दोस्तों। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होता है, इसका कितना इंपॉर्टेंस है, ये कहाँ एप्लीकेबल होता है और इसके क्या कंडीशंस होते हैं, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। यह थ्योरम गेट और ईएसी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यह वीडियो आपको इंजीनियरिंग के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है और ये काफी बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें। यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। देखिए दोस्तों, इस थ्योरम को समझने के लिए हम दो तरीके अपना सकते हैं। एक डीसी सर्किट को लेकर समझ सकते हैं या फिर एसी सर्किट को लेकर समझ सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको एसी सर्किट को लेकर समझाऊंगा। एक बार अगर आप एसी सर्किट समझ जाएंगे तो डीसी में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। टू अप्लाई मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, एनी नेटवर्क हैज टू बी फर्स्ट ट्रांसफॉर्म टू द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ थेवेनिन्स मॉडल। देखिए, ये जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है ना, वो थेवेनिन थ्योरम का ही बड़ा भाई है। दोस्तों, अगर आपको थेवेनिन थ्योरम में कोई भी डाउट है तो मैंने उसका भी एक वीडियो बनाया है जिसका मैं यहाँ आई लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। फिलहाल हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे फोकस करते हैं। तो जैसा कि ये स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी भी नेटवर्क में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमें उसे क्या करना होगा, उसे ट्रांसफॉर्म करना होगा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ थेवेनिन्स मॉडल में। तो थेवेनिन मॉडल में क्या होता है, एक वोल्टेज सोर्स होता है, उसका इंटरनल इंपीडेंस होता है और लोड होता है। तो यही हमारा क्या है, थेवेनिन मॉडल। ये क्या हो गया, सोर्स, और ये हो गया लोड। तो ये स्टैंडर्ड थेवेनिन मॉडल है। दोस्तों, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को अप्लाई करने के लिए आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, हम हमेशा लोड को वेरिएबल रखेंगे। यहाँ जो सोर्स इंपीडेंस है ये वेरिएबल नहीं रहेगा। हम सोर्स और सोर्स इंपीडेंस को कांस्टेंट या फिर फिक्स मानेंगे और हमारा लोड को वेरिएबल मानेंगे। उसके बाद हम एक ऐसा कंडीशन निकालेंगे जिससे कि हमारे लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। अगर सोर्स वेरिएबल होगा तो वोल्टेज सोर्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इस पे पावर ट्रांसफर होगा, इसीलिए हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि ये कांस्टेंट है। उसी तरह अगर मान लीजिए कि सोर्स इंपीडेंस वेरिएबल होता और उस केस में अगर हमें ये निकालना है कि इस लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो, तब उसके लिए क्या केस होगा। जी हाँ, सिंपल ये केस होगा कि ये हमारा इंपीडेंस जीरो हो जाएगा, तो सारा करंट कहाँ जाएगा, इस लोड में। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को गौर कराया है कि आप हमेशा याद रखिएगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को अगर अप्लाई करना है तो हमेशा क्या होगा, लोड वेरिएबल। इसी को मैंने सेंटेंस फॉर्म में यहाँ लिख दिया है, द थ्योरम इज ओनली वैलिड व्हेन द लोड इज वेरिएबल। तो चलिए अब इस थेवेनिन मॉडल को हम फोकस करते हैं। तो थेवेनिन मॉडल हमारा ये रहा। अब इस थेवेनिन मॉडल में क्या है, एक सोर्स इंपीडेंस, सोर्स वोल्टेज और लोड इंपीडेंस। हमें अभी क्या निकालना है, कंडीशंस फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड। अब इस सोर्स से लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो उसका कंडीशन निकालेंगे। तो उसका कंडीशन निकालने के लिए क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले लोड का पावर का फॉर्मूला निकालेंगे। अब आप लोगों को पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर। अब आप यहाँ गौर कीजिए कि ये जो लोड पावर है ना, ये एक्टिव पावर है। यहाँ आप रिएक्टिव पावर को कंसीडर मत कीजिए, हम हमेशा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में भी एक्टिव पावर को कंसीडर कर रहे हैं। और क्योंकि ये हमारा जो सर्किट है ये एसी सर्किट है, इसीलिए हम यहाँ सिर्फ किसका स्क्वायर निकालेंगे, करेंट के मैग्नीट्यूड का। और इस केस में यहाँ आर की जगह क्या होगा, जी हाँ, यहाँ आर एल है तो इसे हम आर एल लिखते हैं। अब आई का वैल्यू क्या है आप बताइए मुझे, आई का वैल्यू क्या होगा, वोल्टेज बाई टोटल इंपीडेंस इनटू आर एल। देखिए यहाँ वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या है, वीएस, तो हम इसे सिंपली वीएस लिख देंगे। और टोटल इंपीडेंस क्या क्या है, जेड एस प्लस जेड एल, जेड एस प्लस जेड एल स्क्वायर इंटू आर एल। यहां तक आप समझ गए।
तो अब आगे देखिए यहाँ क्या होगा, वीएस का तो वीएस हो गया। अब हम जेडएस को कैसे लिख सकते हैं, आर एस प्लस जे एक्सेस। यहाँ गौर कीजिए आप, आर एस जेड एस क्या है, आर एस प्लस जे एक्सएल। उसी तरह जेड एल क्या है, आर एल प्लस जे एक्सएल। इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू आर एल। जैसा कि आप जानते हैं ये डिनोमिनेटर में क्या है, कॉम्प्लेक्स टर्म है, इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट ओवर ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, यहाँ रियल पार्ट क्या क्या है, आर एस प्लस आर एल का स्क्वायर, प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट क्या है, एक्सएस प्लस एक्सएल। अब यहाँ क्या था, पूरा टोटल ब्रैकेट में स्क्वायर इंटू आर एल। अब आप इसको याद रखिएगा, मैं आगे स्लाइड चेंज करता हूं। हमारा था पीएल इक्वल टू, अब इसको आगे एक्सपेंड कर देते हैं दोस्तों। तो एक्सपेंड करने से क्या आ जाएगा, वी एस स्क्वायर इंटू आर एल डिवाइडेड बाई, रूट ओवर हट जाएगा क्योंकि यहाँ रूट ओवर के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर प्लस एक्सएस प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। अब ये हमारा क्या आ गया, पीएल का एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम यहां से क्या करेंगे, हमें हमारा एम क्या है कि हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का कंडीशन निकालना है। तो ये पावर हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो देखिए ये जो एक इक्वेशन आया है इसका एक कर्व होगा। तो अगर ये कभी भी आप मैथ्स में पढ़े होंगे, इसका मैक्सिमम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, उसका कंडीशन क्या होता है, उसका डेरिवेटिव या फिर उसका स्लोप अगर जीरो हो जाएगा तो उसके मैक्सिमम का कंडीशन आ जाएगा, किसी भी कर्व का स्लोप। ठीक है, आई होप आप मैथ सब्जेक्ट से इसको अच्छी तरह जानते हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं पीएल के मैक्सिमम होने को, लेकिन इसके लिए कोई एक वेरिएबल क्वांटिटी होना चाहिए। तो वेरिएबल क्या है हमारा, लोड। लेकिन लोड में भी तो दो क्वांटिटी हैं, एक क्या है रियल पार्ट, दूसरा क्या है इमेजिनरी पार्ट। तो हम यहाँ क्या कंसीडर करते हैं, चलिए मानते हैं कि लोड का रेजिस्टेंस वेरिएबल है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, डेल पी एल बाई डेल आर एल इक्वल टू जीरो, ये निकालेंगे। दूसरे कंडीशन में हम वेरिएबल किसको मानते हैं, एक्सएल को, आरएल को फिक्स मानते हैं। तो इस कंडीशन में कैसे हो जाएगा, डेल पी एल बाई डेल एक्सएल इक्वल टू जीरो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डेल कहाँ से आया, दोस्तों ये मैथ्स में स्लोप का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। ठीक है, मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, कृपया आप ध्यान से सुने। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं फिलहाल डायरेक्टली आपको इसका रिजल्ट बता दे रहा हूँ। आई होप आप लोग अपने से इसे कर लेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप किसी भी बुक को रिफर कर सकते हैं। फिलहाल गेट के लिए इसका डेरिवेशन कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। इवन अगर आपका ईएसी के रिटर्न में भी आता है तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से ऐसे एरो मार्क करके इसका आंसर लिख सकते हैं। इसको अगर आप एक्सपैंड करके इसको डिराइव करेंगे और इसका आर एल का वैल्यू निकालेंगे तो आर एल का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर एल इक्वल टू आर एस आ जाएगा। उसी तरह इसका निकालेंगे तो इसमें एक्सएल का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ एक्सएस। अब इन दोनों को गौर करते हुए दोस्तों आप एक चीज पर ध्यान दीजिए, यहाँ जो जेडएल है, लोड इम्पिडेंस इक्वल टू क्या था, आर एल प्लस जे एक्सएल। तो अगर आर एल के जगह मैं यहां से आर एस लिख दूं और यहां से एक्सएल के जगह एक्सेस लिख दूं माइनस ऑफ एक्सेस, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये आर एस माइनस जे एक्सेस। और आपको पता है किसी भी कॉम्प्लेक्स टर्म का कंजुगेट, मतलब कि जैसे कि अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स टर्म है ए प्लस जे बी, उसका अगर मैं कॉन्जुगेट निकालूंगा, इसका कॉन्जुगेट निकालता हूँ, कॉन्जुगेट को ऐसे स्टार करके बताते हैं, कॉन्जुगेट निकालता हूँ तो ये क्या हो जाता है, जस्ट इमेजिनरी टर्म का नेगेटिव हो जाता है, ए माइनस जे बी। अब आप यहाँ गौर कीजिए, ये आर एस माइनस जे एक्सेस जो है ये किसका कॉन्जुगेट है, जी हाँ, देखिए जेड एस क्या था यहाँ पर, जेड एस हमारा है ना, जेड एस इक्वल टू आर एस प्लस जे एक्सेस है। तो इसका इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जेड एस स्टार आर एस माइनस जे एक्सेस हो जाएगा। और आप गौर कीजिए यहाँ पर भी देखिए आर एस माइनस जे एक्सेस है, इसका मतलब क्या हो गया कि जेड एस का स्टार। इसे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जी हाँ, जेड एल इक्वल टू जेड एस का स्टार। इसका मतलब आर एल इक्वल टू आर एस और एक्सएल इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सेस। इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि टू ट्रांसफॉर्म मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर
फ्रॉम सोर्स टू लोड, लोड इम्पिडेंस मस्ट बी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ सोर्स इम्पिडेंस। यहाँ देखिए लोड इम्पिडेंस क्या होना चाहिए, सोर्स इम्पिडेंस का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होना चाहिए। ये हमारा इस डेरिवेशन से कंक्लूजन निकला, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। और नेक्स्ट एक और क्या है, आप यहाँ गौर कीजिए, एक्सएल इक्वल टू माइनस एक्सएस बोलने का मतलब क्या है। मान लीजिए सोर्स इम्पीडेंस कैपेसिटिव है, तो लोड इम्पीडेंस क्या हो जा रहा है, यहाँ नेगेटिव हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो इंडक्टिव हो जाएगा। मैथमेटिकल टर्म में इसको नेगेटिव से दिखाते हैं, इस चीज को आप ध्यान दीजिए। इसी को अगर मैं स्टेटमेंट के टर्म्स में बोलूं तो क्या हो जाएगा, द सोर्स एंड लोड मस्ट हैव इक्वल रेजिस्टिव पार्ट। देखिए यहाँ पर इक्वल रेजिस्टिव पार्ट है, एंड ऑल्सो इक्वल रिएक्टिव पार्ट बट अपोजिट इन साइन। देखिए यहाँ इक्वल रिएक्टिव पार्ट है, लेकिन क्या है, अपोजिट इन साइन है, इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, दैट इज इफ द सोर्स इज कैपेसिटिव लोड मस्ट बी इंडक्टिव एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर सोर्स इंडक्टिव हो जाएगा तो लोड कैपेसिटिव हो जाएगा। सिंपली अगर सोर्स इंडक्टिव तो लोड कैपेसिटिव, और सोर्स कैपेसिटिव तो लोड इंडक्टिव, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एसी सर्किट को कंसीडर करके कंडीशंस निकाल दिए। अब हम डिफरेंट केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं कि पहला केस है ZL इक्वल टू RL। ये जो ZL है ना, यहाँ पर RL प्लस JXL है, तो इस XL को हटा देते हैं तो क्या बच जाएगा, ओनली RL, और सोर्स इंपीडेंस को एज इट इज रखते हैं RS प्लस JXS। इस कंडीशन में अगर हम ZL या फिर यूं बोलूं कि डायरेक्टली लोड रेजिस्टेंस निकालूं तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ RS प्लस XS स्क्वायर। मतलब इसका जो ZS का है, ZS का क्या होगा, मैग्नीट्यूड। तो ये आपके न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करने वाला है। तो इस तरह से हम ये समझ गए कि अगर ये ऐसा केस होता है कि लोड इम्पीडेंस रेजिस्टिव हो तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा, लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स इम्पीडेंस। अब नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं, ZL इक्वल टू RL और ZS इक्वल टू RS। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक डीसी सर्किट हो गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप कई बार इंजीनियरिंग में डीसी सर्किट पढ़े होंगे, तो डीसी सर्किट में भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पढ़े होंगे और एसी सर्किट में भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़े होंगे। मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको एसी सर्किट कंसीडर करके बताया था। अब मैं आपको यहाँ पर केसेस के रूप में डीसी सर्किट को डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें हमने क्या माना है, ZL भी RL है, तो जो कि पिछले केस में भी था, और ZS भी RS है। तो यहाँ पर इसको मैं क्या करूंगा, रिमूव कर दूंगा, और यहाँ एक ZS इक्वल टू RS एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा। अब इस केस में अगर मैं निकालूं RL का वैल्यू फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तो क्या आएगा, RL इक्वल टू RS। सिंपली इस तरह से हमने AC DC और मिक्स टाइप सर्किट को डिस्कस किया। ये तीनों ही कंडीशन, एक जनरल कंडीशन, केस 1 और केस 2, आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट है। इस कॉन्सेप्ट की मदद से आप गेट के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक गौर कराना चाहूंगा, आप इन कुछ पॉइंट्स को हमेशा याद रखिए। पहला पॉइंट क्या कहता है कि द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड इज ओनली 50% ऑफ टोटल पावर जनरेटेड बाय सोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए वोल्टेज सोर्स की जितना भी पावर जनरेट करेगा उसका सिर्फ और सिर्फ हम 50% ऑफ पावर को ही लोड में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि पूरा क्यों नहीं कर सकते। जी हाँ, आपने सही समझा। देखिए यहाँ पर भी RS है और यहाँ पर ZL है। मैक्सिमम पावर के लिए क्या हो रहा है, ये दोनों को हम बराबर कर रहे हैं। तो आधा पावर किस में जाएगा, इसमें, और आधा पावर इसमें। तो देखिए कभी भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए क्या को ध्यान देते हैं, पावर को ध्यान देते हैं। वहां हमें पावर को मैक्सिमम करना होता है। इसीलिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का ज्यादा एप्लीकेशन किसमें है, इलेक्ट्रॉनिक्स में। और इलेक्ट्रिकल में किसका एप्लीकेशन ज्यादा है, इलेक्ट्रिकल में हमें चाहिए एफिशिएंसी मोर। जितना ज्यादा एफिशिएंसी होगा उतना ज्यादा
हमारे लिए अच्छा है। आप इन सब चीजों से ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, आप बस फिलहाल इतना याद रखिए कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड इज ओनली 50% ऑफ द टोटल पावर जनरेटेड बाय वोल्टेज सोर्स। और सेकेंड पॉइंट हमारा इसके वैलिडिटी के बारे में बताता है, द थ्योरम इज ऑलवेज एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ सोर्स एंड लोड इम्पीडेंस। मतलब कि सोर्स और लोड इम्पीडेंस, जैसे कि हमने डिफरेंट केसेस डिस्कस किए थे कि उसमें देखे थे पहले कि लोड इम्पीडेंस हमने पहले रजिस्टिव मान लिया, फिर सोर्स को भी रजिस्टिव मान लिया। तो चाहे ये रजिस्टिव हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, इस पे कोई डिपेंड नहीं करेगा, हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम दोनों में ही एप्लीकेबल होगा। और दूसरा पॉइंट है द नेचर ऑफ वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट इन एनी गिवन नेटवर्क। अब इस वोल्टेज सोर्स का नेचर चाहे साइनसोडियल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे कुछ भी हो, ये सभी केसेस में हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एप्लीकेबल होगा। इन पॉइंट्स को आप हमेशा याद रखिए और अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो कि आपको एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेगा। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई डाउट है या किसी टॉपिक पे आपको और लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मेरे इस लेक्चर को धैर्यता से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।